अगर मेरे पास सिर्फ अराउंड 7 मंथ्स बचे हैं तो क्या मैं अभी भी नीट 2024 के थ्रू अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर सकती हूँ? 7 महीने ऐसे फिसलेंगे जैसे हाथ से रेत फिसल जाती। दूसरा सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, करना आपको ही पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप वैसी लाइफ की उम्मीद भी मत करो। तो जो आज 0 पे है वो भी 7 मंथ्स में इन बातों को फॉलो करके, सुनने से कुछ नहीं होगा, फॉलो करने से। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 7 मंथ्स मास्टर प्लान फॉर बायोलॉजी फॉर नीट 2024। अब सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि अगर मेरे पास सिर्फ अराउंड 7 मंथ्स बचे हैं तो क्या मैं अभी भी नीट 2024 के थ्रू अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर सकती हूं? आइए मैं आपको एक सिंपल सी बात पहले तो बता देती हूं। मैं इसका जवाब यस या नो में नहीं दूंगी, क्योंकि वो जवाब आपको ढूंढना होगा। मैं आपकी हेल्प करूंगी कि अगर आपने यस डिसाइड किया तो क्या मास्टर प्लान होगा जो मेरी पर्सनल, जो मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी, प्री पीजी की प्रिपरेशन की थी, इतने सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उससे जो मेरी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पर डिसाइड आपको करना है, ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं स्टूडेंट्स की हर साल करीब ऑलमोस्ट 20 से 21 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट के लिए एस्पायर करते हैं, एस्पिरेंट्स हैं। बट हम सारी सीट्स अगर मिला लें, सब कुछ एवरीथिंग, तो हार्डली 90,000 से 1 लाख टोटल सीट्स है। यानी कंपटीशन बहुत तगड़ा है। मैं हमेशा बोलती हूं कि नीट का एग्जाम क्रैक करना इसीलिए टफ नहीं है क्योंकि पेपर टफ आता है, बट इसीलिए टफ है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। सीट्स और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स का रेशियो बहुत गड़बड़ है, यानी कंपटीशन हाई होने वाला है। अगर कंपटीशन हाई होने वाला है, हर कोई पढ़ रहा है, तो आपको भी तैयार होना पड़ेगा बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए। आपको तैयार होना पड़ेगा सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, आपको तैयार होना पड़ेगा लगातार मेहनत करने के लिए, आपको तैयार होना पड़ेगा अपनी छोटी छोटी गलत आदतों का त्याग करने के लिए। अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं, इफ यू आर रेडी, देन यस यू कैन क्रैक नीट इन 7 मंथ्स। डेफिनेटली 7 महीने बहुत होते हैं अगर आप सिस्टमैटिक वे में स्मार्ट तरीके से रेगुलर स्टडीज करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप हर 1 महीने बाद बोलोगे कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ, अगर आप हर 15 दिन बाद बोलोगे मेरा तो बैकलॉग हो गया है, फिर आप अपने आप को एक्सक्यूज दोगे, आप कहोगे कि नहीं मैं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता, तो फिर ये 7 महीने ऐसे फिसलेंगे जैसे हाथ से रेत फिसल जाती, फिर उसका जवाब नो हो जाएगा। तो इस वीडियो को आगे तभी सुने अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं, अगर आप मेहनत के लिए तैयार हैं, लगातार मेहनत के लिए तैयार हैं, और छोटी छोटी लालचों को, मैं लालच ही बोलती हूं, ये रील की स्क्रॉलिंग करने को, छोटे छोटे त्याग करने के लिए तैयार है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो ये वीडियो आगे सुनना, वरना इस वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत सुनना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे नादान परिंदे, मेरे सारे स्टूडेंट्स तैयार हैं अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, उस स्टेथोस्कोप के लिए, उस वाइट एप्रन के लिए, उस रिस्पेक्ट के लिए जो डॉक्टर नाम के आगे लगते ही मिलता है। तो आइए हम कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्यों हम स्टडीज में गड़बड़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो होता है लैक ऑफ डिसिप्लिन। जी हां, अनुशासन की कमी। कहने को एक बहुत छोटा सा शब्द है पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कंसिस्टेंट स्टडीज ना होना। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रैंडम स्टडीज करते हैं। रैंडम स्टडीज का मतलब 2 दिन जोश आया तो 10-10 घंटे पढ़ लिए, और 3 दिन तक पता पड़ा किताब ही नहीं उठाई या खाली क्लास अटेंड कर ली। ऐसे ऐसे ग्राफ होता है। ये ग्राफ जिसका होता है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता। भले ही आपका ग्राफ धीरे धीरे बढ़े, पर लगातार बढ़ता जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो नीट में सिलेक्ट होते हैं वो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। मेरी एमबीबीएस की क्लास में 120 की स्ट्रेंथ थी,
जिसमें से केवल हम 2 लोग थे जो 12th के साथ सिलेक्ट हुए थे, बाकी मैक्सिमम सेकंड ड्रॉपर्स थे, थर्ड ड्रॉपर्स थे, कुछ फर्स्ट ड्रॉपर्स थे, यानी लगातार जो मेहनत करने के लिए तैयार है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। सो एक तो हमें इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने बताया है कि नीट के एस्पिरेंट्स को ये जरूर बनाना चाहिए जागृति डायरी या MCD लिस्ट, मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू लिस्ट, और जागृति डायरी, ये सबको मेंटेन करनी है। ये कंसिस्टेंसी में हेल्प करेगी आपको, ठीक है। चलो, दूसरी गड़बड़ क्या होती है कि हम बहुत सारा पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं, मजे आने लग जाते हैं, पता पड़ा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस पढ़ते गए, हार्ट के बारे में पढ़ते गए। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखो, आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, आपका टारगेट केवल नीट के कट ऑफ के मार्क्स को ऊपर लाना है, आपका टारगेट अभी PhD करना नहीं है। फर्स्ट प्रॉफ के लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट प्रॉफ में आ जाओ तो फर्स्ट प्रॉफ का पढ़ लोगे, यानी आपको सिलेबस पे स्टिक होना है, स्टिक टू सिलेबस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो बोलूंगी बल्कि कि जो नीट का सिलेबस है उसका एक प्रिंट आउट निकाल लो आप, जो ऑफिशियल सिलेबस है, ताकि जैसे जैसे टॉपिक्स होते जाएं आप मार्क करते जाओ। अगर मैं पर्टिकुलरली बायो की बात करूं तो NCERT जो है वो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। थॉरली अंडरस्टैंड एंड लर्न करना है, हमें दोनों काम करने हैं हमें। पर्टिकुलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बायो, मैं आपको बायो बताऊंगी क्योंकि मैं उसकी एक्सपर्ट हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टीज आपकी हेल्प करेंगे। चलो, तो हम सिलेबस से भटक जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है, और हम रैंडम स्टडीज करते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा बहुत बड़ा कारण है और वो है एक्सक्यूजेस देना। ये बंद ही नहीं होते हैं जीवन में, हर बात के लिए एक बहाना तैयार, हर बात के लिए बहाना, इमोशनल बहाना, फिजिकल बहाना, मुझे नींद बहुत आती है, मैं ये कर नहीं पाता, मैं वो कर नहीं पाती। ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। आप डॉक्टर बनने की बात कर रहे हैं, लाइफ सेवर्स बनने की बात कर रहे हैं, 24 आवर्स ऑन टोज रहने की बात कर रहे हैं। जब हम लोग अपना MS कर रही थी मैं, तो हमारी 36 आवर्स 36 घंटे की नाइट ड्यूटीज होती थी, रेगुलर नॉन स्टॉप ड्यूटीज होती थी। मैं वहां पर ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं थक रही हूं, मुझे नींद आ रही है, मेरा मन नहीं लग रहा है, ये तो बोरिंग लगता है, ये सब नहीं। आपको ये बहाने देना बंद करना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे भी सेल्फ डिसिप्लिन करो, आप चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, आप उस टाइम पर मोबाइल ऑफ कर दो, आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे। एक बात याद रखो स्टूडेंट्स, फेसबुक यानी सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली, फेस्टिवल्स, दे ऑल कैन वेट, पर ये समय जो जाएगा ये दोबारा नहीं आएगा, ये 1 साल दोबारा वापस नहीं आएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप बहाने बनाना बंद करें। अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया तो बहुत गड़बड़ होती है। इसके बाद में क्लासेस रेगुलर अटेंड करना, जहां भी पढ़ रहे हो आप रेगुलर क्लासेस। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट्स के साथ एक बड़ी समस्या होती है, ये तो हमें आता है, फोटोसिंथेसिस तो मुझे आता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तो मैंने बहुत बार पढ़ा है। देखो स्टूडेंट्स, आप ये मानकर चलो कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कुछ कमी है, तो आपको हर क्लास अटेंड करनी है अपने टीचर के, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, बट रेगुलर करना है ऑल क्लासेस, ऑल क्लासेस। और इसमें 11th और 12th दोनों को इक्वल वेटेज देना है। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है सिलेक्शन ना होने का, हमें 11 12 दोनों को इक्वल वेटेज देना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 1-2% प्लस माइनस, ऑलमोस्ट। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस, सिर्फ NCERT बेस्ड करिए प्लीज, बहुत ज्यादा इधर उधर डाइवर्ट मत होइए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं वापस बोलूंगी, स्टिकिंग टू द सिलेबस, स्टिकिंग टू NCERT इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा जरूरी है बायो की, अगर मैं बात करूं नीट के लिए। MCQ हमें NCERT बेस्ड कोई भी एक बुक लगानी है, बट हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद PYQs, आप लोग 30 इयर्स के करते रहते हो, आपको सिर्फ 2008 से लेके 23 तक करने हैं। 2008 के पहले सिलेबस बहुत डिफरेंट था, अननेसेसरी उल्टे सीधे क्वेश्चन मिलते हैं, उनमें आप भटकते हो, उनमें टाइम बर्बाद होता है। दूसरा, PYQs को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप रट लेते हो, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो PYQs को अंडरस्टैंड करना है और सिर्फ यही PYQs करने हैं। इसके बाद टेस्ट तो ऐसा लगता है कि हमारी बेइज्जती करने के लिए ही बनाए गए हैं, हमें टॉर्चर करने के लिए बनाए गए हैं। जी नहीं, आपसे कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहा बेटा टेस्ट देने के टाइम।
टेस्ट इसीलिए कि जो हमने पढ़ा है उसको हम एनालाइज कर सके। तो टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर मेरे टेस्ट में 200 क्वेश्चंस आए हैं तो वो 200 क्वेश्चंस मेरी मुट्ठी में होने चाहिए। अब अगर उन 200 में से कोई भी क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो जाए या उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन रिपीट हो जाए वैल्यू चेंज करके, तो मेरा वो गलत नहीं होगा। अगर आप ये कर रहे हो तो आपको टेस्ट का फायदा होगा। मुझे याद है, मुझे MBBS में जाकर रियलाइज हुआ था कि टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है। उसके पहले तो मुझे यही लगता था यार बेइज्जती कराने के लिए टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो टेस्ट के साथ आपको एनालिसिस जरूर करना है, और एनालिसिस करने के बाद में उसकी पूरी थ्योरी टिप्स पर करनी है, तब टेस्ट का मतलब है, वरना टेस्ट का कोई मतलब नहीं। और टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप टेस्ट नहीं दोगे तो ऐसी ऐसी गलतियां आप नीट वाले दिन करोगे जो टेस्ट में सीख कर आपकी बच जाएंगी। तो हमें सबसे पहले थ्योरी पक्की करनी है अपनी, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी की, फिर क्वेश्चंस लगाने, PYQs करने अंडरस्टैंड करके, और फिर टेस्ट विद एनालिसिस वो 200 क्वेश्चंस पक्के करते जाने हैं। बायो में बोलूं तो 100 क्वेश्चंस हो गए। इतना समझ आया? तो ये कुछ कारण होते हैं जहां पे बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं, और इन 4-5 चीजों को अगर हम अपने दिमाग में बिठा लें, अगर हम मोटिवेट हो जाएं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अब इसमें सब कुछ आ गया, टीवी, म्यूजिक, सोशल मीडिया, आप जहां टाइम बर्बाद करते हो। देखो एक बात याद रखो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूं, समय की कमी कभी नहीं होती। देयर इज नेवर लैक ऑफ टाइम। ईश्वर ने पूरी दुनिया को 24 आवर्स दिए, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा, और उस 24 आवर्स को आप यूज कैसे करते हैं, हाउ डू यू मैनेज टाइम इज इंपॉर्टेंट। और आप कर सकते हो, आप ही कर सकते हो, दूसरा सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, करना आपको ही पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप वैसी लाइफ की उम्मीद भी मत करो। फिर आप एवरेज लाइफ के लिए हैप्पी रहो, खुश रहना तो हैप्पी रहो, लेकिन फिर आप आस नहीं लगा सकते कि यार फिर मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि वो जर्नी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं, परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन कम है, इसीलिए कंपटीशन हाई है। चलो आ जाओ, अब अपन आगे की स्टोरी की बात करते हैं। आगे की स्टोरी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि हम कैसे पढ़ना है हमें। अब हम प्रैक्टिकल गाइड पर आते हैं। देखिए मेरी पहली सलाह आपको जो है वो ये है कि आप दिसंबर तक फर्स्ट कंप्लीट रिड्यूस सिलेबस। रिड्यूस सिलेबस को पहले अच्छे से कंप्लीट कर लो, ये टारगेट रखो टिल दिसंबर फर्स्ट, क्योंकि दिसंबर तक 100% नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर मान लो NTA NMC ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया तो अच्छी बात है, हमने रिड्यूस सिलेबस ही पढ़ा है, हमारा कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और मान लो अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है तो फिर हम उसके बाद में एक्स्ट्रा वाला सिलेबस पढ़ लेंगे, हमारे पास काफी टाइम होगा। नंबर 1। नाउ नंबर 2, स्टिक टू NCERT। NCERT के अलावा आप जहां भी पढ़ रहे होंगे वहां पे प्लस 2-3% आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा होगा। जैसे मैं भी यकीन YouTube चैनल पर जो NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज में जूलॉजी ले रही हूँ कंप्लीट, या यकीन बैच में बॉटनी पढ़ाती हूँ, 2-3% प्लस मैं भी पढ़ाती हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs आया हुआ है या इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करना है। सब बढ़िया टीचर्स हैं, जिनसे भी पढ़ रहे हो उन पे ट्रस्ट करना है, बट अदरवाइज बहुत ज्यादा NCERT के बाहर नहीं जाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर NCERT की एक लाइन हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 बातें हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो 7 मंथ्स हैं, 7 मंथ्स मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 15 अप्रैल तक मानेंगे तो 15 सितंबर से 15 अप्रैल, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स है हमारे पास में। सितंबर 15 टू 15 अप्रैल, इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 6 मंथ्स स्टार्टिंग के एंड लास्ट 1 मंथ। हमारा टारगेट एक्चुअली 6 मंथ्स में एक बार हमें सिलेबस खत्म करना है, जो बहुत आराम से होगा, मैं अभी बताऊंगी आपको। 6 मंथ्स में हम क्या करेंगे, हमारी प्रायोरिटी होगी थ्योरी। हमें NCERT की थ्योरी अच्छे से अंडरस्टैंड करके लर्न करनी है, और उसके बाद हम इसके MCQs एंड PYQs लगाएंगे, ठीक है। अब आप कैसे पढ़ोगे, सपोज आपने, अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, जिन भी टीचर से, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सपोज करो आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ी, आपने क्रेब्स साइकिल पेन पेपर लेके पढ़ा, अंडरस्टैंड कर लिया, फिर आपने NCERT ओपन करी, NCERT में से आपने उसकी अच्छे से थरली रीडिंग करी,
अब आपको एनसीईआरटी बंद करना है और आंख बंद करके या आंख खोल के पेन पेपर लेके रफ में खुद से बिना कोई नोट्स या एनसीईआरटी ओपन करे आपको उसको खुद बना के देखना है, और जहां अटक रहे हो उसको भी फिर आपको उसी समय लर्न करना है। फिर आप उसके क्वेश्चंस करोगे। अब देखो क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, जो नहीं बनेंगे उनकी थ्योरी फिर से आप चेक करोगे। जब आप फर्स्ट टाइम ऐसा करोगे और अब जब आप सेकेंड टाइम करोगे, सेकेंड रीडिंग दोगे, सेकेंड रीडिंग, तो होगा क्या, ऑलमोस्ट 70 to 80% आपको लर्न होगा, आपको याद आएगा, पर जो 20 से 30% आप भूले उसको आप स्टार मार्क लगा लेना, स्टार मार्क, ठीक है। और अब जब आप इसको नेक्स्ट थर्ड टाइम रिवाइज करोगे, थर्ड टाइम, तो इसमें से भी आपको 10-15% याद आ जाएगा, 5-7% याद नहीं आएगा, उसको आप डबल स्टार लगा लोगे। तो सिंगल स्टार और डबल स्टार आपकी एनसीईआरटी में लग जाएंगे या आपके नोट्स में लग जाएंगे। अब लास्ट 1 मंथ में हम क्या करेंगे, लास्ट 1 मंथ उसमें हम ये जो डबल स्टार वाली थ्योरी है, डबल स्टार एंड सिंगल स्टार वाली थ्योरी है, इसे फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। और अब हमारा फोकस जो होगा वो होगा क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज दोबारा से। पीवाईक्यूज में भी हम क्या करेंगे, 70 to 80% पीवाईक्यूज ऐसे होंगे जो आपके टिप्स पर हैं, जो आपको आते ही हैं, इन्हें दोबारा से करने की कोई जरूरत नहीं है। पर जो 20-30% थोड़े से कच्चे पीवाईक्यूज थे, अच्छे से नहीं आते थे, उन्हें भी हमने डबल स्टार लगा लिया था, उन्हें हम यहां पर करेंगे, उन एमसीक्यूज को और उन पीवाईक्यूज को हम करेंगे। और फिर अगर हम कुछ भूल रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, तो हम इनके थ्रू थ्योरी का कंसेप्ट रिवाइज कर लेंगे, थ्योरी को रिवाइज कर लेंगे। यानी शुरू के 6 मंथ्स में हमें थ्योरी पे फोकस करना है और उनके थ्रू क्वेश्चंस करने हैं, और लास्ट के 1 मंथ में हमें क्वेश्चंस पे फोकस करना है और उसके थ्रू थ्योरी का रिवीजन करना होगा। ये बेहतरीन तरीका है, पूरे 6 महीने हमें तैयारी करनी है लास्ट मंथ के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी के महीने में जाके समझ ही नहीं आता इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स में से क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़े। तो आपको डबल स्टार लगाते हुए चलना है, जो बिल्कुल भूलते हैं, याद नहीं आता है, सेकंड रीडिंग में भी याद नहीं आ रहा है, और उन्हें हम फाइनल रिवाइज करेंगे। ये तो मैंने एक बेसिक्स बता दिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आधा 1 घंटा लगेगा, लेकिन आपको एक पूरा प्लानर बनाना है। प्लान्ड वे में स्टडीज करिए स्टूडेंट्स। रैंडम स्टडीज सबसे खराब होता है, सबसे बड़ा कारण होता है कट ऑफ के नीचे आने का। तो आपको एक पूरा टोटल प्लानर बनाना है। इस प्लानर के बाद में उसके अंदर वीकली प्लानर होगा, मंडे ट्यूसडे क्या क्या करना है, और वीकली प्लानर के अंदर डेली प्लानर होगा। तो आप एक मोटा मोटा प्लानर बनाओगे, फिर आप हर हफ्ते संडे की शाम को अगले हफ्ते का प्लानर बना लोगे, उसी वाले मेन प्लानर को देख के। और फिर आप डेली 1 रात पहले, 1 नाइट प्रीवियस, 1 रात पहले अगले दिन का टाइम टेबल बनाओगे। सैटरडे को कैसे यूज करना है, फ्राइडे की रात को डायरी में होना चाहिए, एक अलग से डायरी बना लो। संडे को क्या करना है, वो सैटरडे की रात को लिखा हुआ होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आपको कैसे कैसे टाइम डिवाइड करना है, बहुत आसान है। देखो 7 घंटे आप सो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे आपकी नींद से। आप जहां पे भी पढ़ते हो, आपकी 7 आवर्स की क्लासेस होती होंगी, 3 क्लासेस लगी, 2-2 घंटे की भी लगी, बीच बीच में गैप भी मान लिया, तो भी नियरली 7 आवर्स की क्लासेस होती हैं, आप कहीं पे भी पढ़ते हो। ये हो गए 14 घंटे। अच्छा 7 आवर्स यानी 3 क्लासेस अगर 2-2 आवर्स की है, तो आप मान के चलो कि आपको 6 आवर्स करीब सेल्फ स्टडी करने में लगेंगे, यानी उन क्लासेस को लर्न करना, सब कुछ करने में। कितने हो गए, 7 + 7 14 + 6 20। अभी भी 4 घंटे बचे हैं। आप 4 घंटे में से 1 घंटे बहुत आराम से रिवीजन के लिए निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप रेगुलर स्टडी करोगे ना, 2 आवर्स की क्लास के लिए 2 आवर्स मोर देन इनफ है। थ्योरी प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग मोर देन इनफ है। प्रॉब्लम क्या होती है, पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नोटिफिकेशन आ गया देखने लग गए, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आ गया वो करने लग गए। अरे बायो पढ़ रहे हो तो बायो ही पढ़ोगे, दुनिया में भूकंप आ जाए चाहे, पर आप 2 घंटे बायो पढ़ोगे क्योंकि आपने डिसाइड करा है।
अभी टाइम की भी बात करेंगे, कब क्या करना है। उसके बाद भी आप पर 2 आवर्स बचते हैं। ये आपका नहाना धोना, थोड़ी एक्सरसाइज, मैं तो आपको बोलूंगी कम से कम 15 मिनट्स जो मैंने सिखाई है आपको 4x4 टेक्निक मेडिटेशन, उसको जरूर करो, आप जरूर करो मेडिटेशन। इसके अलावा आप इसमें अपनी हॉबी कर सकते हो 1 घंटे। आप इसमें सोशल मीडिया भी चला सकते हो, आप इसमें म्यूजिक सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो, बट वो सब कुछ डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। आधा घंटा मतलब आधा घंटा, ऐसा नहीं आधे घंटे सोचा था और 3 घंटे निकल गए, पूरी पिक्चर का ही टाइम हो गया। ये आपको, ये नहीं करोगे तो मैंने पहले ही बोला है, फिर कोई सिलेक्ट नहीं करा सकता, ये तो बहुत जरूरी है। तो प्लान्ड वे में हमें स्टडी करना है, 1 रात पहले प्लानर बना होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि मैं दिन में पढ़ूं या रात में पढ़ूं। देखो ये अपना अपना डिपेंडेंट है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, देयर इज नो रूल कि सुबह जल्दी पढ़ने वाले सिलेक्ट होते हैं या रात को देर तक पढ़ने वाले सिलेक्ट होते हैं। हो सकता है आप सुबह जल्दी उठ पाते हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन बनता है, या हो सकता है आप रात के उल्लू हैं, जो भी है आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना है। या आपकी क्लासेस किस तरह से, इवनिंग बैच है, मॉर्निंग बैच है, जैसे भी आपका शेड्यूल बना हुआ है। अब मैं जनरली क्या करती थी, जो वीक है ना, जो मुझे बुरा लगता है, जो मुझे बड़ी मुश्किल से आता है, मैं उसे जल्दी उठा लेती थी। मैं क्या करती थी, जैसे अगर सपोज फिजिक्स वीक है, हार्डेस्ट, तो मैं इसको पहले कर लेती थी, तो मुझे लगता था हाँ चलो यार ये निपटा। पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम हार्ड उठाते हैं तो हम तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप इजीएस्ट को भी पहले कर सकते हो, पर टारगेट ओरिएंटेड ही करना, ये याद रखना। ऐसा नहीं बायो में मजे आ रहे हैं तो 1 घंटा डिसाइड किया था और 3 घंटे बायो पढ़ते रहे, ये नहीं होना चाहिए। टाइम बाउंड, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टाइम यूज करोगे, वेस्ट नहीं करोगे, तो बहुत 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 टाइम है, ये मैं आपको अच्छे से बता दूं। चल, अब तो आप ये अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आपको प्रायोरिटी क्या, ऑर्डर ऑफ स्टडीज रखना है। अब रिवीजन साथ में ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रिवीजन की एक स्ट्रैटेजी भी दे रखी है, यकीन ड्रॉपर बैच चैनल पे आप देख सकते हैं, हाउ टू रिवाइज ऑनलाइन, हाउ टू डू टेस्ट एनालिसिस, हाउ टू रिड्यूस नेगेटिव मार्किंग। उनको सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको अप्लाई करना, अप्लाई करोगे वंडरस टेक्निक से जो मैंने पर्सनली यूज करी हुई है। अब अगर हम 6 मंथ्स माने, बायो में हमारे पास 38 चैप्टर्स हैं, यानी ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स हमें 1 मंथ में करने हैं, पर मंथ। बायो के अंदर मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट बायो कंप्लीट, बॉटनी प्लस जूलॉजी पूरी बात कर रही हूं मैं। अब ये 6 चैप्टर हम कैसे उठाएंगे? 6 चैप्टर में आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो। देखो 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हाई वेटेज एंड लो वेटेज, 2 तरह के चैप्टर्स हैं, एक जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एक जिनसे कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं। एक तरीका ये होता है कुछ चैप्टर्स थोड़े हार्डर होते हैं, कुछ थोड़े इजियर चैप्टर्स होते हैं, इजियर। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप कॉम्बिनेशन को यूज करो, मतलब आप हाई वेटेज वाले उठाओ और उसमें आप कॉम्बो यूज करो। जैसे आपने 2 हार्ड ले लिए और 4 थोड़े छोटे और इजी वाले ले लिए, ऐसे करके कॉम्बिनेशन। पर ये आपका बना होना चाहिए चार्ट, ये मैं नहीं बना सकती हूं क्योंकि मेरे लिए अलग है, अकॉर्डिंग टू माय इंटरेस्ट, और आपके लिए अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ले लिया, सेल साइकिल ले लिया, उसके साथ मैंने बायोमोलिक्यूल्स उठा लिया, उसके साथ मैंने ब्रीदिंग ले ली, लोकोमोशन ले लिया, और एक मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बड़ा ले लिया। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस आप बना लो। ये सब बनाने में आपको टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, पर ये आपके अगले 7 मंथ्स के लिए रोड मैप होगा, मास्टर प्लानिंग होगी इससे आपकी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर्स का सीक्वेंस बनाकर रख लेना आज ही, आज ही। कल करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज कल कभी नहीं आता, ये बिल्कुल सत्य वचन है, टुमारो नेवर कम्स। इतना क्लियर हो गया कैसे पढ़ना है? अब हमें और क्या करना है, हमें और किन बातों पे ध्यान रखना है? मैंने यहां पर आपके लिए एक लिस्ट बनाई है, ये नीट 2023 की कहानी है। आप देख सकते हैं कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैं 3 चैप्टर्स मान रही हूं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन और बायोमोलिक्यूल्स। इन 3 चैप्टर्स से 11 क्वेश्चंस आए हैं।
ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर्स में से 13 आए हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के 5 से 12 आए हैं, जेनेटिक्स के 2 चैप्टर्स से 14 आए हैं, बायोटेक के 2 चैप्टर्स से 7 आए हैं और इकोलॉजी के 4 चैप्टर्स से 12 आए हैं। यानी अगर हम देखें 7 + 3 10, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 23 चैप्टर्स से ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस आ गए हैं, 70 क्वेश्चंस आ गए हैं। यानी ये हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। तो पहले आप इन चैप्टर्स को ले सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा 11th और 12th दोनों इंपॉर्टेंट है करना, ये बहुत ध्यान रखना। एनटीए अनप्रिडिक्टेबल बहुत ज्यादा है, तो सभी ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं। एमसीक्यू, पीवाईक्यूज कौन से लेने हैं, कैसे लेने हैं, वो मैं बता चुकी हूं। मैं बार बार आपसे बोलती हूं एनसीईआरटी पे स्टिक रहिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस पे स्टिक रहिएगा। एनसीईआरटी में कहती हूं हमेशा उस समंदर की तरह है जिसमें गोता लगाओगे तो मोती मिलेंगे, तो एक एक वर्ड अंडरस्टैंड करना है, लाइन बाय लाइन, डायग्राम बाय डायग्राम टिप्स पर होनी चाहिए। तो हमने ये समझ लिया है कि हमें किन चीजों को अवॉइड करना है, सिलेबस पे स्टिक होना है, रिड्यूस सिलेबस पहले करना है, एनसीईआरटी पर स्टिक होना है। शुरू के 6 मंथ जब हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो थ्योरी फॉलोड बाय एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज है, और बाद में लास्ट 1 मंथ में पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और उनके थ्रू थ्योरी को रिवाइज करेंगे। डबल स्टार मार्किंग अभी से लगाते जाना, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको, और आपको मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा एवरी डे। मैंने एक बहुत अच्छा एक कोट पढ़ा था कि एक सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो हर रोज एक ही काम उसी उत्साह से करता है, हर रोज एक ही काम उसी उत्साह से करता है। मैं समझती हूं कि कभी कभी उत्साह डाउन हो जाता है, एंथुसियाज्म डाउन हो जाता है, कभी मार्क्स कम आ जाते हैं। हमारे लिए कहना बहुत आसान है, क्या हो गया, नंबर कम आ गए, कोई बात नहीं है, उठो जागो हमारे शेर। ऐसा नहीं होता, डाउन होते हैं जब अपन ने पढ़ा होता है, लेकिन आपको अपने आप को वापस खड़ा करना पड़ेगा। इकोलॉजी में पढ़ते हैं ना रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब अफेक्ट आया पर आप बाउंस बैक कर गए। आपको रेजिलियंट बनना पड़ेगा, आपको हर दिन अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। आप अपने पेरेंट्स को देखकर मोटिवेट हो सकते हैं, अपनी फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस को उठाने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, आप अपनी खुद की लाइफ अच्छी बनाने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। वो मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अपने कंधों पर बहुत बोझ लें, आप डिप्रेस हो जाएं, आप नर्वस हो जाएं, आप एंग्शियस हो जाएं, पर मैं ये कह रही हूं कि आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। और ये सब मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूं, मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रही हूं। मैंने आपसे पहले ही बोला है, मेरी खुद की एमबीबीएस क्लास में मेजॉरिटी एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट्स मेहनत के लिए तैयार होते हैं। मैं आपको नहीं बोल रही हूं कि आप कोई सिंगल डिजिट रैंक सीधे टारगेट कर दो, सीधे एम्स दिल्ली टारगेट कर दो। अपना टारगेट है कट ऑफ के ऊपर लाना, फर्स्ट टारगेट कट ऑफ के ऊपर लाना है, एक सेफ स्कोर लाना है, उसके ऊपर द मोर द मेरियर। बट ये बात मैं एक एवरेज स्टूडेंट की कर रही हूं जो आज 0 पे है, वो भी 7 मंथ्स में इन बातों को फॉलो करके, सुनने से कुछ नहीं होगा, फॉलो करने से होगा। ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट्स, सो आई जस्ट होप कि ये सब बातें आपको हेल्प करेंगी, ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी, और ये नेक्स्ट 7 मंथ्स में आपको बायोलॉजी में 340+ स्कोर करने में हेल्प करेगा। All my love, all my blessings to all my lovely students. God bless you all. Thank you. Yeah.